आज जो हमें पढ़ना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज सब्जेक्ट ऑफ विल. व्हाट कैन बी bequeathed. एक टेस्टेटर विल के जरिए क्या bequeath कर सकता है? 3 चीजें bequeath हो सकती है. विल के जरिए एक टेस्टेटर 3 चीजें bequeath कर सकता है. नंबर फर्स्ट इज कॉर्पस ऑफ अ प्रॉपर्टी. कॉर्पस सुना है? व्हाट इज कॉर्पस? कॉर्पस मीन्स द फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी. ढांचा जिसे कहते हैं, फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज कॉर्पस. ठीक है. मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास जमीन का एक कनाल है, उसमें पेड़ लगे हैं, इस जमीन का एक कनाल जो है इट इज द कॉर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी, द फिजिकल फॉर्म ऑफ द प्रॉपर्टी. और टेस्टेटर इस कॉर्पस को विल के जरिए bequeath कर सकता है. किसको? जो प्रॉपर्टी की फिजिकल फॉर्म हो. द कॉर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का ढांचा. ठीक है. जो फिजिकल फॉर्म होती है प्रॉपर्टी की, टेस्टेटर उस कॉर्पस को विल के जरिए bequeath कर सकता है. और एक कॉर्पस, क्या यह जरूरी है कि ये कॉर्पस एट द टाइम ऑफ मेकिंग द विल एग्जिस्टेंस में हो? क्या यह जरूरी है that the corpus must be in existence at the time of making the will when it is necessary? शाबाश. ठीक है. ये कॉर्पस जो है इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग द विल, बट इट इज नेसेसरी दैट इट शुड बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ टेस्टेटर्स डेथ. आपको समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल कहा था विल इफेक्ट में हमेशा तब आती है जब टेस्टेटर मर जाए. ठीक है. सवाल ही पैदा नहीं होता है. अगर मैं 20 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में आपके नाम कोई प्रॉपर्टी करता हूं, ठीक है, लेकिन मेरी मौत 80 साल में होती है, ये 50 साल आपको वेट करने पड़ेंगे. आपको समझ में आ गया? ऐसा क्यों? टेस्टेटर के मरने के बाद ये विल इफेक्ट में क्यों आती है? शाबाश. ये टेस्टेटर जो है व्हेन ही इज अलाइव, जब वो जिंदा होता है, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए कि वो अगर वो चाहे वो उस विल को रिवोक भी कर सकता है. आपको समझ में आ गया? इसीलिए ये टेस्टामेंट, ये विल हमेशा टेस्टेटर के मरने के बाद ही इफेक्ट में आ जाती है. दैट मीन्स पहली चीज जो टेस्टेटर विल के जरिए bequeath कर सकता है, व्हाट इज दैट? Corpus of the property, the physical form of the property. And this corpus is not necessary that it should be in existence at the time of making the will, but it is necessary that it should be in existence at the time of testator's death. ठीक है. ये पहली चीज. दूसरा, usufruct. usufruct, मॉर्गेज पढ़ा है? मॉर्गेज, मॉर्गेज किसे कहते हैं? व्हाट इज मॉर्गेज? एक इंसान अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी रखता है फॉर द रिपेमेंट ऑफ डेट. व्हेन अ पर्सन कीप्स हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी फॉर द रिपेमेंट ऑफ डेट, इट इज कॉल्ड एज मॉर्गेज. ठीक है. और जो मॉर्गेज पे देता है प्रॉपर्टी उसे हम कहते हैं मॉर्गेजर, जिसको दी जाती है उसे हम कहते हैं मॉर्गेजी. आपको समझ में आ गया? यूसोफ्रैक्चुरी मॉर्गेज, जब आप प्रॉपर्टी लॉ में पढ़ोगे, मॉर्गेज का एक टाइप है दैट इज कॉल्ड एज यूसोफ्रैक्चुरी मॉर्गेज. क्या कहते हैं उसे? यूसोफ्रैक्चुरी मॉर्गेज. यूसोफ्रैक्ट कहते हैं प्रोड्यूस को, फ्रूट्स को, इनकम को. आपको समझ में आ गई? मेरे पास कॉर्पस है, जमीन का एक कनाल है, जमीन के इस कनाल में मैंने पेड़ लगाए हैं सेब के. आपको समझ में आ गया? व्हाट इज दिस? जमीन का एक कनाल. व्हाट इज दिस? कॉर्पस. ठीक है. लेकिन इससे जो मुझे इनकम आएगी, इसके जो फ्रूट्स होंगे, ठीक है, इसका जो प्रोड्यूस होगा, पैदावार, उसे हम कहते हैं यूसोफ्रैक्ट. क्या कहते हैं? यूसोफ्रैक्ट. और एक इंसान यूसोफ्रैक्ट को भी मॉर्गेज पे दे सकता है, उसे हम कहते हैं यूसोफ्रैक्चुअरी मॉर्गेज. अब टेस्टेटर दूसरी चीज क्या कर सकता है विल के जरिए bequeath? यूसोफ्रैक्ट, प्रोड्यूस को, फ्रूट्स को, इनकम को. किसके फ्रूट्स को? कॉर्पस के फ्रूट्स को. आपको समझ में आ गया? अगर मेरे पास बाग है, एक कनाल, पहली चीज मैं बाग को ही विल के जरिए bequeath कर सकता हूं. अगर मैंने बाग को ही विल के जरिए bequeath किया, मैंने किसको bequeath किया? कॉर्पस को. ठीक है. दूसरी चीज, इस जमीन से जो पैदावार आएगा, इससे जो इनकम आएगी, जो फ्रूट्स आएंगे, मैं इसको भी विल के जरिए bequeath कर सकता.
आपको समझ में आ गया? आपके नाम कर सकता हूं, ठीक है। हाँ, इससे हम कहते हैं कि एक टेस्टेटर जो है वो यूसोफ्रैक्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को भी विल के जरिए बिकी कर सकता है, चाहे वो लिमिटेड पीरियड के लिए कहे या चाहे लाइफ टाइम ऑफ द लिगेटी के लिए कहे। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पर आप लिगेटी हो, मैं आपके नाम यूसोफ्रैक्ट को कर रहा हूं, आपको बाग नहीं दे रहा, कॉर्पस को मैं आपके लिए विल के जरिए आपके नाम नहीं कर रहा हूं, मैं किसको आपके नाम कर रहा हूं? यूसोफ्रैक्ट, ठीक है। ये टेस्टेटर के पास चॉइस होती है कि अगर वो चाहे इसको लिगेटी के नाम एक लिमिटेड पीरियड के लिए भी कर सकता है या जब तक लिगेटी जिंदा है तब तक कर सकता है। आपको समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन शर्त सिर्फ इतना है, शर्त सिर्फ इतना है कि वो जो बेनिफिशियरी होगा, ठीक है, वो जो लिगेटी होगा वो इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो इसका बेनिफिट ले सकता है, वो उसका बेनिफिट ले सकता है। अब मैंने आपको परसों कहा था किसमें? एसेंशियल्स ऑफ विल में एक इंग्रेडिएंट मैंने उस वक्त आपको यह कहा था, द लिगेटी मस्ट बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट टू व्हाट? टू टेक द बेनिफिट। आपको समझ में आ गया? अगर मैं किसी पागल के नाम अपनी प्रॉपर्टी कर रहा हूं विल के जरिए, इज ही ए कॉम्पिटेंट लिगेटी? व्हाई ही इज नॉट अ कॉम्पिटेंट लिगेटी? बिकॉज ही इज नॉट एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ इट। आपको समझ में आ गया? लिगेटी वही बन सकता है, वही कॉम्पिटेंट लिगेटी बन सकता है जिसके नाम अगर प्रॉपर्टी की जाए वो उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट हासिल करे। आपको समझ में आ गया? अब यूसोफ्रैक्ट के मामले में जो टेस्टेटर होता है वो उस यूसोफ्रैक्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को लिमिटेड टाइम के लिए भी या जब तक लिगेटी जिंदा है तब तक वो उसके नाम यूसोफ्रैक्ट को कर सकता है। आपको समझ में आ गया? ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, इस चीज की भी इजाजत है कि टेस्टेटर कॉर्पस को एक के नाम करे और उसी कॉर्पस के यूसोफ्रैक्ट को दूसरे के नाम करे। आपको समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जमीन का एक कनाल है, जमीन का एक कनाल जो है दैट इज कॉर्पस, वो मैं इसके नाम करता हूं, लेकिन इसका जो पैदावार आएगा मैं इसके नाम नहीं करता हूं, मैं किसी दूसरे का नाम करता हूं। किसको? यूसोफ्रैक्ट को। आपको समझ में आ गया? इट इज परमिसिबल दैट द कॉर्पस may be given to one person and the usufruct of the same property is given to another person. It is permissible. ठीक है? कितनी चीजें आ गई? दो चीजें। पहली चीज कॉर्पस, दूसरी चीज यूसोफ्रैक्ट। तीसरा वेस्टेड रिमाइंडर। वेस्टेड रिमाइंडर, जब हम मैथ में डिवीजन के क्वेश्चन करते हैं जो लास्ट में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। आपको समझ में आ गया? सपोज देयर इज अ पर्सन ए, ही इज अ टेस्टेटर। मेरी बात सुनिए आप फैसल साहब, देयर इज अ पर्सन ए, ही इज अ टेस्टेटर। वो यूसोफ्रैक्ट, किसी प्रॉपर्टी के यूसोफ्रैक्ट को बी के नाम करता है। मैं अपनी प्रॉपर्टी के यूसोफ्रैक्ट को बी के नाम करता हूं, ठीक है, तब तक जब तक बी जिंदा है। मैं आपके नाम अपनी प्रॉपर्टी के यूसोफ्रैक्ट को करता हूं जब तक आप जिंदा हो। आपको समझ में आ गया? और उसके बाद इस होल प्रॉपर्टी को सी के नाम करता हूं। मैंने यहां पे क्या रखी? कंडीशन कि आपको मेरे इस प्रॉपर्टी का यूसोफ्रैक्ट तब तक मिलेगा जब तक आप जिंदा हो। आपके वरसा को, आपके हायर्स को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। आप जब मरोगे उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी कॉर्पस एज वेल एज यूसोफ्रैक्ट किसी और के नाम होना चाहिए। आपको समझ में आ गया? ये जो सी है, ठीक है, इससे वेट करना पड़ेगा। किसका वेट करना पड़ेगा? बी के मरने का वेट। आपको समझ में आ गया? दैट मींस ये सी जो है he has a vested remainder in the property. He has a vested remainder in the property. So हम कहते हैं vested remainder. क्लियर हुआ? कि फिर से बताऊं? There is a person A, वो B के नाम अपनी प्रॉपर्टी के यूसोफ्रैक्ट को करता है खाली तब तक जब तक वो जिंदा है, और उसके बाद उस सारी प्रॉपर्टी को कॉर्पस एज वेल एज यूसोफ्रैक्ट को किसी और के नाम करता है। ठीक है? अब वो जो तीसरा इंसान है उसे वेट करना पड़ेगा इसके मारने का, क्योंकि ये बेनिफिट इस प्रॉपर्टी का ले सकता है तब तक जब तक ये जिंदा है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी किसी और को मिलनी है। आपको समझ में आ गया? वो जो और है तीसरा इंसान, उसका इस प्रॉपर्टी पे क्या है? वेस्टेड रिमाइंडर। इसको कहते हैं वेस्टेड रिमाइंडर। आपको समझ में आ गया? ये तीन चीजें एक टेस्टेटर
विल के जरिए बिकीत कर सकता है। नंबर फर्स्ट इज कॉर्पस, नंबर सेकंड इज यूसुफ्रैक्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी एंड नंबर थर्ड इज वेस्टेड रिमेंडर। ठीक है, लेकिन ये बिक्विस्ट जो है, जब एक टेस्टेटर विल के जरिए प्रॉपर्टी को बिकीत करता है, ठीक है, लिगेटी के नाम, ये उस लिगेटी को एक एब्सोल्यूट ओनरशिप देना चाहिए। क्या देना चाहिए? एब्सोल्यूट ओनरशिप। किस पे? कॉर्पस पे। किस पे? कॉर्पस पे। उसका उस प्रॉपर्टी पे अब क्या बनना चाहिए? कौन सा राइट बनना चाहिए? ओनरशिप का राइट। वो अब उस प्रॉपर्टी का क्या बनना चाहिए? ओनर ऑफ द, और उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इट शुड वेस्ट द एब्सोल्यूट ओनरशिप ओवर द कॉर्पस। किसका? लिगेटी का। द बिक्विस्ट मस्ट वेस्ट इन द लिगेटी द एब्सोल्यूट ओनरशिप ओवर द कॉर्पस। ठीक है, और एक कॉर्पस जो है एट द टाइम ऑफ टेस्टेटर्स डेथ इट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। मैंने आपको कल भी कहा था। ठीक है, लेकिन एक बार किसी के नाम प्रॉपर्टी हो गई, अब वो प्रॉपर्टी पे कोई कंडीशन वंडीशन नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं आपके नाम प्रॉपर्टी करता हूं, अब मुझे क्या करना है? मुझे आपको इस प्रॉपर्टी का ओनर बनाना है, और ये ओनरशिप कौन सी ओनरशिप होनी चाहिए? एब्सोल्यूट, एक कंडीशनल ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया? लेकिन यूसुफ्रैक्ट जो है इट कैन बी गिवन फॉर ए लिमिटेड पीरियड। अभी मैंने आपको कहा एक टेस्टेटर जो है वो यूसुफ्रैक्ट को एक लिगेटी के नाम एक लिमिटेड पीरियड के लिए भी कर सकता है या लाइफ टाइम के लिए भी कर सकता है। आपको समझ में आ गया? और जब एक टेस्टेटर लिगेटी के नाम यूसुफ्रैक्ट को करता है लेकिन उसके लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज लाइफ इंटरेस्ट। इट इज कॉल्ड एज लाइफ इंटरेस्ट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। व्हेन दिस पीरियड रिलेट्स टू द लाइफ टाइम ऑफ द लिगेटी, अगर मैं अपने कॉर्पस के यूसुफ्रैक्ट को आपके नाम करता हूं, कब तक? जब तक आप जिंदा हो, आपके लाइफ टाइम के लिए। दैट मीन्स आपका उस पर लाइफ इंटरेस्ट बन गया। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपका उस प्रॉपर्टी पे क्या बन गया? इंटरेस्ट बन गया। उसे हम कहते हैं लाइफ इंटरेस्ट। चलिए, अब सवाल पैदा होता है कि कितनी प्रॉपर्टी एक टेस्टेटर विल के जरिए बिकीत कर सकता है? हाउ मच? कोई भी मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी में से 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी बिकीत नहीं कर सकता है। 1/3 से कम कर सकता है, लेकिन 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकता। जो मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा कितना? 1/3। नो मुस्लिम कैन बिकीत मोर देन 1/3 ऑफ हिज एस्टेट। ठीक है, लेकिन ये 1/3 जो है, इसकी कैलकुलेशन की फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी। कैसे कैलकुलेट करना है 1/3? आफ्टर डिडक्टिंग द फ्यूनरल एक्सपेंसेस ऑफ द डिसीज्ड एंड आफ्टर डिडक्टिंग द डेट्स ऑफ द डिसीज्ड। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास 10,500 रुपया है, वो 10.5 के 10.5 को बिकीत नहीं कर सकता। ठीक है, उसका हमें 1/3 इसका नहीं देखना है, बल्कि इसमें से पहले 2 चीजें काटनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये टेस्टेटर जो है इसके 1000 रुपए कर्जे हैं, रह गए 9,500 और 500 रुपए फ्यूनरल एक्सपेंस पे खर्च होंगे। कितना रह गया? 9,000। अब इस 1/3 9,000 का देखना है। 9,000 का 1/3 कितना बन गया? 3,000। ये 3,000 जो है इट बिकम्स द बिकीथेबल अमाउंट। इट बिकम्स द बिकीथेबल अमाउंट। दैट मीन्स 3,000 और 1 रुपए वो बिकीत नहीं कर सकता। आपको समझ में आ गया? ये कैलकुलेशन की फॉर्मूला है। दिस 1/3 इज टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द डेट्स एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस ऑफ द डिसीज्ड। ठीक है, लेकिन सपोज एक टेस्टेटर अब 4,000 रुपए करता है। कितना कर सकता है वो? 3,000। उसने कितना किया? 4,000। यहां पे 1/3 का रूल जो है वो एक्सीड हो गया, उससे ज्यादा हुआ ना। आपको समझ में आ गया? तो ये बिक्विस्ट तब तक इफेक्ट में नहीं आएगी जब तक कि उसके वरसा, उसके हायर्स कंसेंट ना दे। आपको समझ में आ गया? अगर उन्होंने कंसेंट दी कि हमारे बाप ने ऐसा किया, ठीक है, तो वहां पे कोई टेंशन नहीं है। आपको समझ में आ गया? लेकिन कब? 1/3 तक हायर्स की कंसेंट जरूरी नहीं। लेकिन एक बार टेस्टेटर ने 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी बिकीत की, ठीक है, वहां पे हायर्स की कंसेंट जरूरी है। आपको समझ में आ गया? हायर्स ने अगर कंसेंट दी तो ये विल जो है वो वैलिड विल है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर उन्होंने कंसेंट दी ही नहीं, अगर उन्होंने कंसेंट दी तो वेल एंड गुड। अगर उन्होंने कंसेंट नहीं दी, अब क्या होगा? अबेटमेंट ऑफ लीगेसीज का रूल अप्लाई होगा। अबेटमेंट ऑफ
legacies. ये अबेटमेंट ऑफ लीगेसीज का रूल अप्लाई कब होगा? व्हेन द टेस्टेटर bequeaths more than 1/3 of his property and his legal heirs do not give consent for the same. उस सिचुएशन में एक प्रिंसिपल, एक रूल अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड एज अबेटमेंट ऑफ लीगेसीज. अबेट कहते हैं हम रिड्यूस करने को, अबेट कहते हैं कम करने को. अबेटमेंट मीन्स टू रिड्यूस, टू डिक्रीज, ठीक है, कम करना, उसे हम कहते हैं अबेट. अगर हायर्स ने कंसेंट नहीं दी तो हनफी लॉ कहता है कि ये बिक्विस्ट जो है इट शुड बी रेटेबली रिड्यूस्ड, इट शुड बी रेटेबली अबेटेड. आपको समझ में आ गया? और जब उसको रेटेबली अबेट किया जाता है, उसको रेटेबली रिड्यूस किया जाता है, उसको हम कहते हैं अबेटमेंट ऑफ लीगेसीज. मैं 3000 कर सकता हूं, मैंने 4000 किया, ये 4000 नहीं करना चाहिए था मुझे. आपको समझ में आ गया? हनफी लॉ कहता है कि इसको रिड्यूस करो, इसको कम करो, इसको आप बिकीथेबल अमाउंट पे लाओ. वो बिकीथेबल अमाउंट क्या है? 3000, ठीक है, 4000 नहीं, इसको कम करो, 1000 रुपये कम करो. उस सिचुएशन में विल वैलिड बन जाएगी. क्या करना है? हमें इस बिक्विस्ट को रेटेबली अबेट करना है, कम करना, डिक्रीज करना. कहां पे लाना है? बिकीथेबल अमाउंट पे, जिसको एक इंसान बिकीट, एक टेस्टेटर बिकीट कर सकता, उस अमाउंट पे लाना. आपको समझ में आ गया? लेकिन जो इतना अशरिया लॉ है, शिया लॉ, ठीक है, वो इस प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज नहीं करता. अबेटमेंट ऑफ लीगेसीज को कौन अप्रूव करता है? हनफी लॉ. ठीक है, इतना अशरिया लॉ कहता है कि अगर एक टेस्टेटर ने एक विल में सेवरल बिक्विस्ट्स की, टेस्टेटर हैज मेड सेवरल बिक्विस्ट्स इन द सेम विल, ठीक है, तो प्रियोरिटी हमेशा उनको दी जाती है जो ऑर्डर में पहले हो. अगर एक टेस्टेटर ने एक विल में बहुतों के नाम 3, 4, 5 लोगों का लिगेटी बनाया, इसको इतनी प्रॉपर्टी, इसको इतनी, इसको इतनी, इसको इतनी, इसको इतनी, जब हम लिगेसीज को मिलाते हैं तो ये 1/3 के रूल को एक्सीड करते हैं, ये 1/3 से ज्यादा बनते हैं. आपको समझ में आ गया? इतना अशरिया लॉ कहता है कि प्रियोरिटी हमेशा उन बिक्विस्ट्स को दी जानी चाहिए जो ऑर्डर में पहले हो. अगर मैंने पहले बिक्विस्ट इसके नाम की 1/3, इसके नाम 1/2, इसके नाम इतना, इसके नाम इतना, इसके नाम इतना, 5 लोगों को मैंने प्रॉपर्टी दी. आपको समझ में आ गया? जब हम इन प्रॉपर्टीज को मिलाते हैं, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, ये 1/3 के रूल को ज्यादा करता है, ये 1/3 के रूल को एक्सीड करता है. तो इतना अशरिया लॉ कहता है कि प्रियोरिटी किनको दी जानी चाहिए? उन बिक्विस्ट्स को जो ऑर्डर में पहले हो, जो ऑर्डर में पहले हो. आपको समझ में आ गया? दैट मीन द फर्स्ट बिक्विस्ट टेक्स इफेक्ट फर्स्ट, द सेकंड बिक्विस्ट टेक्स इफेक्ट सेकंड. ठीक है, तब तक जब तक कि 1/3 का रूल एग्जॉस्ट ना हो. आपको समझ में आ गया? ये तो 1/3 रूल एग्जॉस्ट कैसे? अगर 1/3 रूल एग्जॉस्ट गो, समझ में आ रहा है आपको कश्मीरी? अगर 1/3 का रूल एग्जॉस्ट फॉर एग्जांपल पहली 2 बिक्विस्ट्स पे हुआ तो बाकी के 3 जो है नीचे वाली उनको कुछ नहीं मिलेगा. अगर ये 1/3 का रूल पहले वाले 3 बिक्विस्ट्स पे एग्जॉस्ट हो गया तो नीचे वाले 2 जो है उनको कुछ नहीं मिलेगा. आपको समझ में आ गया? मैं आपको एक मिसाल देता हूं. देयर इज अ टेस्टेटर, वो ए के नाम 1/2 प्रॉपर्टी करता है. देयर इज अ टेस्टेटर, he bequeaths 1/2 of his estate to A. उसके बाद 1/4 हिस्सा B के नाम, ये A के नाम, ये B के नाम, ठीक है, एंड 1/6 to C, 1/6 to C. आपको समझ में आ गया? अब इस सिचुएशन में जब हम इन तीनों बिक्विस्ट्स को मिलाते हैं, एम को यूता, एम को यूता, एम को यूता, इशू 1/3 ज्यादा ही सो एक ने 1/3 ज्यादा करी. आपको समझ में आ गया? तो उस सूरत में ए जो है इसको इतनी प्रॉपर्टी रहने दो क्योंकि ये ऑर्डर में पहले, इसको इतनी प्रॉपर्टी रहने दो. आपको समझ में आ गया? और बी जो है उसको इतनी प्रॉपर्टी रहने दो, 1/4, ठीक है. लेकिन जो सी है जिसको टेस्टेटर ने लास्ट में मेंशन किया, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा. कब? जब 1/3 का रूल यहीं पे एग्जॉस्ट होगा.
अगर 1/3 का रूल पहली वाली 2 विशिष्ट पे एग्जॉस्ट होता है तो सी, जिसको टेस्टेटर ने लास्ट में मेंशन किया था, उसे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि विकिथेबल अमाउंट यहीं पे आता है। 1/3 का रूल यहीं पे एग्जॉस्ट होता है। जब हम इसको मिलाते हैं, अगर ये 1/3 बन गया तो सी, जिसको टेस्टेटर ने लास्ट में मेंशन किया था, उसको कुछ नहीं मिलेगा। आपको समझ में आ गया? क्योंकि 1/3 कहां पे एग्जॉस्ट हुआ? पहली 2 विशिष्ट पे। क्लियर हुआ? इसको हम कहते हैं अबेटमेंट ऑफ लीगेसी।